15 अप्रैल 2023 रात के करीब 10:35 प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल के बाहर एक भीड़ खड़ी है। दर्जनों पत्रकार, कैमरे, माइक्रोफोन। बीच में दो आदमी हथकड़ी में हैं, अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। पुलिस घेरे में मीडिया ब्रीफिंग हो रही है। अचानक 3 लोग मीडिया की भीड़ से निकलते हैं। माइक आगे बढ़ता है और फिर 2 गोलियां। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था। लाइव कैमरे के सामने हथकड़ी में इलाहाबाद की सड़क पर भारत के सबसे खतरनाक माफिया डॉन की जिंदगी 35 सेकंड में खत्म हो गई। पूरा देश रुक गया। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि अतीक अहमद कैसे मरा। असली सवाल ये है, वो इतना बड़ा कैसे बना। एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा कैसे 5 बार संसद पहुंचा। कैसे 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे होने के बावजूद दशकों तक सिस्टम ने उसे छुआ नहीं। और कौन थे वो लोग जिन्होंने उसे राजनीति की ढाल दी। आज हम वो फाइल खोलेंगे जो सिस्टम ने बंद रखी थी। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा इलाहाबाद के उस मोहल्ले में जहां से ये सब शुरू हुआ। अतीक अहमद का जन्म 1962 में इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में एक गरीब परिवार में हुआ। पिता रिक्शा चलाते थे। घर में रोटी का जुगाड़ मुश्किल था। अतीक ने पढ़ाई ज्यादा नहीं की, लेकिन एक चीज उसने बहुत जल्दी सीख ली, इलाहाबाद की गलियों की राजनीति। 1979 अतीक की उम्र करीब 17 साल थी। तब पहली बार उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आया, एक मारपीट के मामले में। छोटा था, लेकिन ये शुरुआत थी। 1980 का दशक उत्तर प्रदेश के लिए बेहद उथल-पुथल भरा था। जातीय राजनीति चरम पर थी। बाहुबली नेताओं का उदय हो रहा था और इलाहाबाद, जो कभी नेहरू और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता था, अब बंदूकों की छाया में आ रहा था। अतीक ने यह मौका पहचाना। क्या आप जानते हैं, 1989 में जब अतीक पहली बार विधायक बना, तब उसके ऊपर पहले से ही कई संगीन मामले दर्ज थे। और फिर भी वो जीता, क्योंकि इलाहाबाद के एक बड़े तबके को उसमें अपनी आवाज दिखती थी। गरीब मुसलमान, पिछड़े वर्ग और वो लोग जो सिस्टम से टूटे हुए थे, उन सब के लिए अतीक एक प्रतीक बन गया था। यही उसकी असली ताकत थी और यही उसका सबसे बड़ा हथियार। लेकिन असली खेल शुरू होता है 1989 से 2004 के बीच। 15 साल में अतीक अहमद ने जो साम्राज्य खड़ा किया, वो सिर्फ अपराध का नहीं था। वो अपराध, राजनीति और भय का एक त्रिकोण था। इलाहाबाद के ठेकेदार उससे डरते थे। व्यापारी उसे हफ्ता देते थे। जमीन के सौदे उसकी मर्जी के बिना नहीं होते थे। कोर्ट की तारीखें टलती रहती थीं। गवाह मुकर जाते थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। अदालतों में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार अतीक अहमद पर 100 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इनमें हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और डकैती के मामले शामिल थे। फिर भी वो 5 बार चुनाव लड़ा और 5 बार जीता। 1989 में इलाहाबाद पश्चिम से विधायक बना। फिर 1991, 93, 96 और फिर 2004 में फूलपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद। सोचिए, जिस इंसान पर 100 मुकदमे हों, वो संसद में बैठे। ये लोकतंत्र की जीत थी या लोकतंत्र की हार? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है, उसे इतनी ताकत किसने दी? राजनीतिक संरक्षण। ये वो छाया है जो हर बड़े माफिया के पीछे होती है। अतीक के मामले में भी अलग अलग दलों के नेताओं ने समय समय पर उसका इस्तेमाल किया, वोट बैंक के लिए, दबाव बनाने के लिए, और जब काम हो जाता तो नजरें फेर लेते। ये है लेयर 2, वो शैडो विलन जो कभी सामने नहीं आया। 2004 का साल। अतीक अहमद अब सांसद था। ताकत चरम पर थी। लेकिन इसी साल एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। 23 अगस्त 2004 को इलाहाबाद में दिन दहाड़े बीएसपी विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजू पाल ने अतीक के गढ़ में जीत हासिल की थी और अदालत में दर्ज गवाहियों के अनुसार ये हत्या अतीक के इशारे पर हुई। ये कोई छोटा मामला नहीं था। राजू पाल की विधवा पत्नी पूजा पाल ने न्याय मांगा। अकेले सालों तक लड़ती रही और गवाह एक के बाद एक या तो मुकर गए या गायब हो गए। इस मामले में एक और नाम सामने आया, उमेश पाल, राजू पाल की हत्या के प्रत्यक्षदर्शी। उन्होंने गवाही देने का फैसला किया। ये बेहद साहसी कदम था और यही साहस उनकी जान का दुश्मन बन गया।
अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, एक गवाह जो न्याय के लिए लड़ रहा था, उसे सुरक्षा क्यों नहीं मिली? सिस्टम कहां था? और जो लोग उसे धमकियां दे रहे थे, वे इतने खुलेआम कैसे घूम रहे थे? ये है लेयर 3, वो इंटरनल फेलियर जो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। साल बदलते रहे, सरकारें बदलती रहीं, अतीक का साम्राज्य चलता रहा। 2017 में उत्तर प्रदेश में नई सरकार आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, माफियाओं पर शिकंजा कसने की घोषणा हुई। अतीक के लिए ये नई सरकार एक अलग किस्म की मुसीबत लेकर आई। उसकी जमीनें जब्त होने लगीं, उसके गुर्गों पर एफआईआर दर्ज होने लगी, उसके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने लगे और 2017 में ही अतीक को गुजरात के साबरमती जेल भेज दिया गया, प्रयागराज से उसके नेटवर्क से दूर। लेकिन जेल से भी उसका नेटवर्क नहीं टूटा, जेल के अंदर से भी धमकियां जारी थीं और उमेश पाल, जो अभी भी गवाह थे, अभी भी न्याय के लिए लड़ रहे थे, वे अभी भी निशाने पर थे। 24 फरवरी 2023, धूमनगंज इलाका, प्रयागराज। शाम के करीब 6 बजे उमेश पाल अपने घर के बाहर खड़े थे। तभी अंधाधुंध गोलियां चली, रॉकेट लॉन्चर जैसे बॉम्ब फेंके गए। उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मी मौके पर खत्म हो गए। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर साफ नजर आ रहे थे, बिल्कुल बेखौफ। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये इलाहाबाद की सड़क थी। पुलिस जांच में जो नाम सामने आए, उनमें अतीक के बेटे असद अहमद का भी नाम था और सीधे तौर पर अतीक और अशरफ को साजिश का मुख्य आरोपी बताया गया। देश का गुस्सा 7वें आसमान पर था और फिर आया वो मोड़ जिसने सब बदल दिया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस ने जो एक्शन लिया वो अनप्रेसिडेंटेड था। 13 अप्रैल 2023 झांसी उरई हाईवे पर एक मुठभेड़। अतीक का बेटा असद अहमद और उसका साथी गुलाम एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारे गए। असद पर कई हत्याओं के आरोप थे। उमेश पाल हत्याकांड में वो मुख्य आरोपियों में से एक था। जब ये खबर अतीक तक पहुंची तब वो जेल में था। इस घटना से पहली बार वो टूटता हुआ नजर आया, एक बाप जिसने अपने बेटे को अपराध के रास्ते पर चलाया और उस रास्ते का अंत एक हाईवे पर गोलियों से हुआ। जो बोगे वही काटोगे। और फिर 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 रात 10:35 कॉल्विन अस्पताल, प्रयागराज। लाइव कैमरे, हथकड़ी और 2 गोलियां। अतीक अहमद और अशरफ दोनों खत्म। पुलिस हिरासत में मीडिया के सामने लाइव टेलीविजन पर यह हत्या हुई। 3 हमलावर गिरफ्तार हुए। जांच शुरू हुई। न्यायपालिका ने सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। न्यायिक जांच बिठाई गई। क्योंकि एक बात साफ थी, न्याय की प्रक्रिया चाहे जितनी धीमी हो, उसे कानून के दायरे में होना चाहिए। यह सवाल सिर्फ अतीक का नहीं था, यह सवाल हमारे संविधान का था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक असली नायक है जिसे कोई पुरस्कार नहीं मिला। उमेश पाल, एक साधारण नागरिक जिसने एक माफिया के खिलाफ अदालत में गवाही देने का फैसला किया, जानते हुए कि यह खतरनाक है, जानते हुए कि वो निशाने पर हैं। उन्होंने सालों तक राजू पाल की विधवा पत्नी पूजा पाल के साथ न्याय के लिए लड़ाई जारी रखी, सिस्टम से, डर से और धमकियों से। और जब उनकी हत्या हुई तभी सिस्टम को होश आया। यह हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है। जो लोग सबसे पहले बोलते हैं, उन्हें सबसे पहले चुप कराया जाता है और जब वे जा चुके होते हैं तब हम उन्हें याद करते हैं। उमेश पाल को भारत रत्न नहीं मिलेगा, उनके नाम पर कोई सड़क शायद न बने, लेकिन इतिहास याद रखेगा कि एक आम इंसान ने माफिया के सामने झुकने से इनकार किया। यही असली बहादुरी है। अतीक अहमद की कहानी सिर्फ एक माफिया की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जिसने एक अपराधी को पाला, जिसने उसे वोट देकर संसद भेजा और जिसने दशकों तक आंखें बंद रखीं। ये उस राजनीति की कहानी है जो बाहुबल को ताकत देती है और फिर पछताती है। और ये उन गवाहों की कहानी है जो अकेले खड़े रहे। भारत ने देखा कि जब सत्ता में इच्छा शक्ति आती है तो साम्राज्य ढहते हैं, लेकिन भारत ने यह भी देखा कि अगर समय रहते नहीं रुके तो साम्राज्य बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जड़ें जब गहरी हो जाती हैं तो पेड़ काटने में पूरी कुल्हाड़ी लग जाती है। आज उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ जो अभियान चल रहा है वो एक संदेश है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या अगला अतीक बनने से रोका जा सकता है?
या हम तब जागते हैं जब साम्राज्य पहले से खड़ा हो चुका होता है? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी कहानियां लेकर आते रहेंगे जिन्हें समझना जरूरी है। जागरूक नागरिक ही एक मजबूत देश बनाते हैं। जय हिंद।